वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है इक्विटी शेयर्स में डीवीआर की बात करनी है कि भाई डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है। बट उसके पहले फटाफट हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले, हमने कल क्या पढ़ा था, राइट। तो एक हमने बात करी थी सब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में हमने दो तीन बातें करी थी वहां पर कि भाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्या होते हैं। पहली बात तो ये एक इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। फिर एक हमने वर्ड देखा था कौन सा वाला, इन्वेस्टेबल सरप्लस। इन्वेस्टेबल सरप्लस मतलब क्या है, आपके पास वो पोर्शन आपके इंडिविजुअल वेल्थ की जिसमें से हमने माइनस कर दिया आपके खर्चे, आपकी लायबिलिटी, आपका इमरजेंसी फंड। अब जो पैसा बचा है मतलब ऐसा पैसा जैसा जिसमें से हम इन्वेस्टमेंट फ्रीली कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टेबल सरप्लस। कंपनी के एंगल से बात करें तो डिविडेंड कि लिए हम फ्री रिजर्व जो यूज करते हैं, तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर हुआ। ये हमने एक पैराग्राफ यहाँ देखा था। दूसरा, एचएनआई की एक्चुअल कैटेगरी कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इन्होंने तो बोला है कि भाई अगर आपके पास 2 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो आपको हम एचएनआई बोलेंगे। बट अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है 25 लाख से 2 करोड़ रुपए तक, तो आपको हमने एक नया नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड इमर्जिंग एचएनआई, राइट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तीन तरह के एचएनआई की बात करी है। बेसिकली एचएनआई क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्या होता है, जिसके पास 2 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टेबल सरप्लस है। इमर्जिंग एचएनआई क्या होता है, 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का, ये हमने बात करी थी। और रिटेल इन्वेस्टर किसको बोलते हैं, सब हम लोगों को बोलते हैं जिनके जो एक आईपीओ में पैसा लगाते हैं मैक्सिमम 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन का। फिर एग्जाम्पल्स देखा था हमने आईपीओ अलोकेशन में कि एचडीएफसी के टाइम पर एनआईआई की बहुत ज्यादा डिमांड थी। और हमने ये भी बात करी थी कि भाई अलोकेशन जो होता है आईपीओ में वो इतना इतना परसेंटेज फिक्स है कि भाई क्यूआईबी को कम से कम 50% देना है, एनआईआई को 15% और रिटेल वालों को 35%, 35%, राइट। पीएमएस की बात की थी कि भाई अगर आपको सेबी वाला जो पीएमएस करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लेना है, तो मिनिमम आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये हमने बात करी थी। फिर इन्वेस्टमेंट करना है रियल एसेट्स में, वो हमने बात करी थी। और ग्लोबल लेवल पर एचएनआई का मतलब क्या होता है, तो भाई वो आपको यूएस में बात करें, अमेरिका में बात करें तो एटलीस्ट कम से कम 1 मिलियन नेटवर्थ होनी चाहिए आपकी, तो आपको हमने एचएनआई कैटेगराइज में बोला है। और यूरोप में बात करें तो कम से कम 5 लाख यूरोज होना चाहिए, तो आपको हमने एचएनआई की कैटेगरी में बोला है, राइट। ये तो हमने बात करी थी किसकी, एचएनआई के ओवरऑल कॉन्सेप्ट में, जिसका हमने छोटा सा अपना रिवाइज कर लिया है। आगे नेक्स्ट जो है वो है आपका पेंशन फंड के बारे में। और पेंशन फंड के बारे में क्या था वहां पर साहब, यहाँ पर एम्प्लॉय अपने बेचारा अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दे देता कंपनी को। अब उसके बाद क्या, तो जॉब के बाद आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। इस पर्पस के लिए आपका पेंशन फंड डिजाइन किया गया है। फीचर्स में क्या था, पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म, मतलब कल के दिन अगर पेंशन फंड वाले इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में तो उनका होराइजन जो होगा, प्रॉफिट बुक करने का जो तरीका होगा, वो इन्वेस्ट करते हैं डिकेड्स के लिए। वो इन्वेस्ट हफ्ते 2 हफ्ते 1 साल 2-5 साल के लिए नहीं करते, वो इन्वेस्ट करेंगे साहब डिकेड 10 साल के लिए, क्योंकि उनको स्टेबल इनकम रिक्वायर्ड है, उनको लॉस नहीं रिक्वायर्ड है। आपको पेंशन बांटनी है साहब अपने एम्प्लॉयज को उनके रिटायरमेंट के बाद, तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको स्टेबल। तो पहला पॉइंट क्या था भाई, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की हमने बात करी थी, राइट। दूसरा पॉइंट क्या था, मल्टीपल कंट्रीब्यूशन चैनल। मल्टीपल कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉय देता है, दोनों देते हैं। तो ये क्या है आपका मल्टीपल कंट्रीब्यूशन चैनल हो गया। और इसको एक्सपर्ट कौन करेंगे यार, पोर्टफोलियो पेंशन फंड मैनेजर, पीएफएम, पेंशन फंड मैनेजर इसको मैनेज करेंगे, तो इसको मैनेज करता है एक्सपर्ट्स। अब इसमें हमने बात करी थी कुछ कुछ आपके पेंशन फंड की कि इसको मैनेज कौन करता है, वो हमने बात करी थी। बेस्ट एग्जांपल क्या है, एनपीएस। इनका रेगुलेटर कौन है साहब, पीएफआरडीए, राइट। इनका ये रेगुलेटर साहब पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड पीएफआरडीए। जिस जिस पर्सन को यहाँ पर एनपीएस में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर जो स्पेसिफाइड बोला गया है कि भाई 18 साल से लेकर
70 साल का व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। तो सोचो एनपीएस में कितना पैसा आता है। ये चीज एक हमारे काम की है। फिर एनपीएस क्या करता है साहब, वो फर्दर इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, इक्विटी में, और एनपीएस अकॉर्डिंगली आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब थोड़ी सी और अगर बात करें हम एनपीएस के बारे में, तो एनपीएस क्या करेगा, एनपीएस अलग अलग तरीके के फंड लॉन्च करता है। से फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या करा साहब, एक लॉन्च करा इक्विटी स्पेसिफिक फंड, जिसमें बट यहाँ पर याद रखना, अगर एनपीएस ने कोई इक्विटी स्पेसिफिक फंड लॉन्च किया है तो इन्होंने बोला है कि भाई अगर कल के दिन एनपीएस क्या करता है, कोई नया फंड लॉन्च करता है और उसने लॉन्च करा है इक्विटी वाला फंड, मतलब आप जो भी पैसा लगाओगे वो हम कहाँ लगाएंगे, इक्विटी में। ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करी है तो लॉ ने बोला है कि इसमें क्या करेगा, वो 50% पैसा डालेगा इक्विटी में। से फॉर एग्जांपल मैंने 5000 पर मंथ की एनपीएस चालू करी, बराबर है, या मैंने ईयरली कंट्रीब्यूशन करा, तो वो मेरा 5000 रुपया कहाँ डालेगा, वो इसका 50% बोले तो 2,500, 2500 रुपया जाएगा इक्विटी में और रिमेनिंग जाएगा डेट में। 100% इक्विटी में यहाँ नहीं डाला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई इन्होंने स्कीम लॉन्च करी है और वो स्कीम रिप्रेजेंट कर रही है कॉर्पोरेट बॉन्ड को, तो इस कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो भी पैसा आया है वो कहाँ कहाँ जाएगा, तो लॉ ने बोला भाई इक्विटी में कुछ नहीं जाएगा, 100% कहाँ पर जाएगा, डेट फंड में, मतलब बॉन्ड में जाएगा, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च करी है गवर्नमेंट बॉन्ड वाली, तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट सेम है कि भाई 0% जाएगा इक्विटी में और 100% जाएगा बॉन्ड में। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इनको स्टेबल रिटर्न रिक्वायर्ड है, इनको बहुत ज्यादा रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं है, जो भी पैसा मिल रहा है वो कंसिस्टेंटली मिलता रहे, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। चले, इम्पैक्ट ऑन द इक्विटी मार्केट, जैसे ही पैसा आता है एनपीएस का तो एक पॉजिटिव बूस्ट है। कल के दिन अगर वो रिडीम भी करता है या वो स्कीम टू स्कीम स्विच ओवर होता है तो वो थोड़ा शॉक भी हो सकता है। तो दोनों चीजें अवेलेबल हैं कि भाई पैसा आता है तो भी अच्छा है, पैसा जाता है तो भी यहाँ पर अच्छा है। कौन कौन से लॉ यहाँ पर स्पेसिफिक बताए गए हैं, तो ये 3 तरह के लॉ हैं। एक है साहब पेंशन अंडर द ईपीएफएन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 है, पेंशन अंडर द कोल माइन ईपीएफ, और ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 है। फिर पेंशन को बेसिकली इन्होंने 2 सेक्टर में डिवाइड किया है, एक है फॉर्मल सेक्टर और एक है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में जो किसी एक्ट के तहत मिलती है, गवर्नमेंट पेंशन मिलती है या वॉलंटरी पेंशन मिलती है, वो है। और इनफॉर्मल सेक्टर में सब होम बेस्ड वर्कर्स वगैरह हैं, वेंडर्स हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ये हमने बात करी थी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था, जिसका हमने पीएलआर कर लिया है, करेक्ट। चलो, इक्विटी की बात की थी भाई, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं वो सबको पता है। सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट का जो बात करता है वो इक्विटी की बात करता है, और ये सेक्शन आपको याद रखना है डीवीआर की, 43A2 बात करता है सब डीवीआर की। चलो, अब हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करें, और ये कॉन्सेप्ट होगा सब डीवीआर के ऊपर। एग्जाम में सवाल आ चुका है, कैटेगरी ए टाइप हमारा ये सवाल होगा। चल, अब डीवीआर में क्या क्या सवाल आया है भाई, जेड होल्डिंग शेयर्स इन पीओआर लिमिटेड मेड अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी टू इशू शेयर्स विद डीवीआर वोटिंग राइट। जेड ऑलरेडी होल्ड करता है इस पर्टिकुलर कंपनी में इक्विटी, उसने रिक्वेस्ट करी कंपनी को कि भाई हमको तुम डीवीआर इशू कर दो, आप कंडीशंस बताएं, इन्यूमरेट द कंडीशन इफ एनी टू बी स्पेसिफाइड सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल पी, ये कंपनी इशू करेगी अगर जेड को राइट, ये वाले शेयर, ये स्पेलिंग सही कर लेना यार डिफरेंशियल की, राइट। तो लॉ ने बोला है सब आपको क्या कौन कौन सी कंडीशन इशू करना है, 4 नंबर का सवाल आया है, इंपॉर्टेंट है, और ये 2 बार 5 बार दिख रहा है। डिस्कस द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच अ कंपनी में इशू डीवीआर, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है डीवीआर के ऊपर। चले भाई कहानी स्टार्ट करें।
सबसे पहली बात तो आपको डीवीआर में सेक्शन 43, अरे भाई सेक्शन कौन सा लगता है? 43, राइट? अब ये वाला सेक्शन 43 में जो है वो किसका डिस्कशन है यार? इक्विटी वालों का डिस्कशन है, करेक्ट? और इक्विटी वालों का डिस्कशन है तो इक्विटी वाले में तो ये भी आएगा हमारे पास, नॉर्मल इक्विटी शेयर, और इसका वाइफरगेशन क्या है यार आपका? डीवीआर का। चल, तो सेक्शन 43A2, 43A1 ये बात करेगा नॉर्मल इक्विटी शेयर की, या नॉर्मल इक्विटी शेयर बोलो या ऑर्डिनरी बोलो, और ये है आपका डीवीआर का कॉन्सेप्ट, राइट? चलो, तो शेयर्स विद डीवीआर refers to the equity share that provide shareholders with varying rights. Varying rights मतलब आपको डिफरेंट राइट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा साहब? डिफरेंट राइट। नॉर्मल इक्विटी शेयर से इनको अलग मिलता है, आपको अलग मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, अब आपको राइट जो मिलेगा वो किस किस चीज के रिस्पेक्ट में मिलेगा? या तो डिविडेंड के रिस्पेक्ट में या वोटिंग पावर के रिस्पेक्ट में। These share allow company to raise capital while retaining control, right? ये आपको अलाउ करते हैं कि भाई आप कैपिटल रेज कर लो और कंट्रोल अपने पास में रखो, ठीक है? लीगल फ्रेमवर्क ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई आपका कौन सा वाला सेक्शन लगेगा? 43A2 लगेगा कंपनीज एक्ट का। The company limited by shares obviously is permitted to issue DVR as a part of the share capital, और इसको हम शेयर कैपिटल का पार्ट मानते हैं। अब थोड़ी सी हम चलें साहब पुरानी कहानी के ऊपर। ओवरऑल डीवीआर इंट्रोड्यूस किया था सन 2000 में, इन द ईयर 2000, with the Tata Motors being the first company to issue these shares. They are viewed as a viable option for attracting investment while maintaining control over the company. बढ़िया तरीका था किस एंगल से कि भाई आप इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट करते हैं और कंपनी का कंट्रोल आपके पास बना रहता है क्योंकि आपने नए तरह का इक्विटी इशू कर दिया। अब कंडीशंस क्या क्या हैं? तो लॉ ने लगा दी हैं कंडीशन, बराबर है? चलो, कंडीशंस क्या क्या हैं वो बात करें हम। सबसे पहली बात तो ये काम अगर आपको करना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको ऑथराइज करे ये इशू करने के लिए। इसका मतलब ये है अगर हमारा आर्टिकल ऑथराइज नहीं करता कोई टेंशन नहीं, सेक्शन 14 में जाकर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को करेंगे ऑल्टर, राइट? कंपनीज एक्ट की बात करें हम, हमें पास करना पड़ता है स्पेशल रिजोल्यूशन और हम आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन करके ये वाला पॉइंट इसमें डाल देंगे कि मेरी कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा, ये मेन कंडीशन है, वोटिंग पावर लिमिटेशन यहां पर एक डाल दी है। द टोटल वोटिंग पावर एसोसिएटेड विद शेयर्स हैविंग डिफरेंशियल राइट, इंपॉर्टेंट है, मस्ट नॉट एक्सीड 74%। एक इन्होंने लिमिट डाल दी कि भाई जो टोटल वोटिंग पावर मिलेगा इन लोगों को वो टोटल 74% से ज्यादा नहीं मिलेगा। 74% किस चीज का? ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, राइट? मतलब वोटिंग पावर पे एक लिमिट डाल दी है, मतलब ये वाले डीवीआर वाले जो इशू करे मेरी कंपनी ने, इन लोगों को थोड़ा सा कम वोटिंग पावर मिलता है। This includes all voting power of equity shares with differential right issued at any time. चल, अब ये वाली जो कंडीशन है बेसिकली, ये वाला पॉइंट, ये प्रैक्टिकली किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितने मेरी कंपनी डीवीआर के शेयर्स इशू कर सकती है या नहीं कर सकती, वो पूरा का पूरा एक केस सिनेरियो के हिसाब से हम समझते हैं, राइट? ये आपके पास जो कैलकुलेशन है एग्जाम में, बहुत ध्यान से, एग्जाम में आज तक ये सवाल नहीं आया है कि भाई ये 74% का कैलकुलेशन करके बताओ, बट एग्जाम में तो कभी कुछ भी पूछा जा सकता है। सब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, मॉड्यूल में आपका कोई एग्जाम्पल कवर नहीं है, बट हमने इसको कवर किया है कंपनीज एक्ट में भी और यहाँ पर भी कि भाई किस तरीके से डीवीआर वाले शेयर्स काउंट होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। चलो शुरू करें अपना कैलकुलेशन पार्ट। हाउ टू कैलकुलेट डीवीआर शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। इमेजिन करो भाई कंपनी के पास फॉलोइंग, उनके पास जो स्ट्रक्चर है
इक्विटी का वो ये स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? ऑर्डिनरी शेयर्स है इनके पास 70,000 शेयर्स और हर शेयर होल्डर को 1 वोट है, राइट? और डीवीआर वाले शेयर्स इश्यू करे हैं, दीज शेयर्स हैव 7 वोट्स पर शेयर। मान के चलो साहब हर शेयर पे इनको 7 वोट मिलेगा। We need to determine the maximum number of DVR shares the company can issue। अब बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में अगर कभी सवाल आ गया तो एग्जाम में आपको ऐसा ही देगा, यहाँ पर 7 की जगह 2 लिख देगा, वो 7 की जगह 10 लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है वो, राइट? यहाँ पर वो मेंशन कर देगा, आपको कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप यही फॉलो करना है। एक चीज और, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है चैप्टर 1 में, अगर आप वो मॉड्यूल 7 में खोल के लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मॉड्यूल का 100% हमने पूरा का पूरा कवरेज है, एक भी टॉपिक हमने नहीं स्किप किया है, और जो उसमें कंटेंट है उस कंटेंट को प्रॉपरली रीअरेंज किया विद रिसर्च कि भाई ये क्या होता है। जैसे आपको अभी जो बता रहे हैं कि साहब डीवीआर का, या हमने एफपीआई की डेफिनेशन की बात करी है, तो ओवरऑल सारी चीजें कवर है। अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करें, एग्जाम में भी हो सके तो भाई स्टेप बाय स्टेप ही कैलकुलेशन करना, मार्क्स बहुत परफेक्ट मिलते हैं। चले, एक्सप्रेस द वोटिंग पावर। वोटिंग पावर फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर्स, 70,000 शेयर्स 1 वोट पर शेयर, तो आपको कितने वोट मिलेंगे नॉर्मल इक्विटी वालों को? 70,000 वोट्स, ये हो गया नॉर्मल इक्विटी शेयर, नॉर्मल इक्विटी होल्डर्स को, करेक्ट? A voting power from DVR, let the number of DVR shares be X। DVR शेयर्स को हमने ले लिया X। अरे भाई मैथ्स में कैलकुलेशन करते थे ना, तो each DVR शेयर हैज अ 7 वोट, तो वोटिंग पावर फ्रॉम DVR शेयर कितना हो गया? 7x। अरे भाई यही तो होता था। आगे, तो टोटल वोटिंग पावर कितना हुआ यार? दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो 70,000 प्लस 7x, ये हो गया हमारा टोटल वोटिंग पावर। फिर लॉ ने बोला भाई इसका कितना यार? 74%। According to section 43, the voting power from DVR shares must not exceed 74% of the total voting power। तो हमने इक्वेशन जमा दी। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये हो गया हमारा DVR से वोटिंग, और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 0.74, मतलब 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अरे मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, राइट? ये ऐसी इक्वेशन क्यों जमाई है? इस वाली लाइन को पढ़कर ये लाइन क्या बोलती है कि भाई जो भी डीवीआर के शेयर से वोटिंग मिल रही है, हमारे एग्जाम्पल में 7x, वो कम होना चाहिए 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। और टोटल वोटिंग पावर कितना है हमारे पास? ये रहा, इसका 74% कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, सॉल्व दी इनइक्वालिटी। सॉल्व करते हैं, लेट्स सी कंपनी एक्स, ठीक है, कंपनी कितने डीवीआर इशू कर सकती है वो हमें निकालना है, वो एक्स है हमारे पास। तो भाई हम इसको क्या करें साहब, 7x हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ इक्वेशन सॉल्व तो करिए ना बचपन में, बस। तो x की वैल्यू निकल के आ गई समथिंग 28,461.54। अच्छा, ये क्या निकल के आ गई? ये निकल के आ गई कि नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डीवीआर शेयर एक कंपनी इशू कर सकती है जिस केस में हर वोटर को 7 वोट डालने का अधिकार है, वो कितने नंबर ऑफ इक्विटी आ गई यार? 28,461 शेयर्स। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड जा रहा है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है कि भाई ये सही है या नहीं है। इफ द कंपनी इश्यूज 28,461 डीवीआर शेयर्स, तो हर बंदे को कितने राइट है? 7 राइट है। तो टोटल वोट्स कितने हो गए यार? 199,227 वोट्स हो गए, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। इक्विटी वालों को 70,000 प्लस ये कर दिया, तो टोटल वोट कितने हो गए? 269,227 वोट्स। इसका निकाला हमने 74%, तो कितना आया यार? 199,227 वोट्स, ये आ गया, मैच करा। सिंस द टोटल वोटिंग पावर फ्रॉम डीवीआर शेयर इज एग्जैक्टली इज दिस व्हिच इज 74%, तो मेरी कंपनी इतना इशू कर सकती है। और ये आपका सेक्शन 3 के सेक्शन 43 के हिसाब से परफेक्ट कैलकुलेशन है। एग्जाम में कभी आ जाए, बिंदास लिख कर आए,
सब आपको मार्क्स फुल एंड फुल ऑन फुल मिलेंगे और एग्जाम में जो बेचारा एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी शायद ये नहीं पढ़ा होगा, उसने भी इस एंगल से शायद ये प्रोविजन नहीं पढ़ा होगा अपने टाइम पे, तो वो चरण वंदना करने के लिए आपके घर आने वाला है। आगे थर्ड पॉइंट क्या है यार, हमको चाहिए भैया शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। लॉ ने बोला मालिक कौन, तो भाई शेयर होल्डर, तो उनकी अप्रूवल हमें रिक्वायर्ड है। याद रखना यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, सब ओआर सबको पता क्या होता है। फिर आगे 43 में क्या बोला गया है कि भाई आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करी हो, ये 5 तरह की डिफॉल्ट का जिक्र है। द कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन द फॉलोइंग फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में आपने डिफॉल्ट नहीं करी हो। पहला, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है यहाँ पर, एंड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है यार, एंड, राइट। कि साहब आपको ये एंड का ध्यान रखना है, दोनों चीजें फाइल नहीं करी हो लगातार 3 साल तक तो समस्या है, मतलब फाइल की है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फाइल किया तो समस्या है वहां पर। रीपेमेंट ऑफ मैच्योर्ड डिपॉजिट्स और डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर दैट आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, इसमें डिफॉल्ट की बात है। रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन फ्रॉम पीएफआई, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल बैंक दैट हैव बिकम ड्यू एंड रीपेबल, मतलब पहले वाले में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न की बात करी, थोड़ा और स्पेसिफिक चले तो ये 137 सेक्शन है और ये 92 वाला सेक्शन है कंपनीज एक्ट का। मैच्योर डिपॉजिट्स की बात करें या डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स की बात करें, भाई मैच्योर डिपॉजिट्स में आपने 73 में डिपॉजिट्स मैच्योर होगा या डिविडेंड डिक्लेयर में 123 127 में डिफॉल्ट कर दिया आपने। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें सेक्शन 55 में समस्या है या डिबेंचर के लिए सेक्शन 71 में समस्या है, राइट। आपने कोई टर्म लोन लिया है पीएफआई से, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके रिपेमेंट में आपने डिफॉल्ट करी है, या पेमेंट ऑफ स्टेटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज की आपने सैलरी वैलरी नहीं दी है, तो लॉ ने बोला यार ये मगजमारी है, अगर ये टेंशन है तो भाई आपको हम डीवीआर इशू नहीं करने देंगे, राइट। अरे यहां तक पूरा का पूरा क्लियर है। अब हुआ क्या था यार, जो टाटा मोटर है ये जब फर्स्ट टाइम इशू करने आए थे 2000 में, तो टाटा मोटर डीवीआर ने क्या कहा था कि भाई एक डीवीआर वाले को जो, मतलब मेरे पास से फॉर एग्जांपल एक डीवीआर है, तो इन्होंने कहा था व्हाट डीवीआर शेयर कैरीज 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट, राइट, ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर बट ऑफर, बट इनमें क्या था फिर, ऐसे कौन लेगा यार, क्योंकि यहाँ पर हायर डिविडेंड पे करते हैं। क्या देते हैं आप, और हायर डिविडेंड एज कंपेयर टू नॉर्मल इक्विटी शेयर। अरे इसलिए तो लेंगे यार, वरना क्यों लेंगे साहब की, हमें वोटिंग राइट भी कम मिलता है और ये भी कम होता है, ये गलत है। चल अब ये तो हमने बात कर ली भाई कि क्या होता है, अब हम डिफरेंस बिटवीन करें। एग्जाम में कभी अगर डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछ लिया कि बेटा बताओ डिफरेंस क्या होता है इक्विटी में और टीवीआर में, तो वो डिफरेंस बिटवीन भी हमारे सामने है, बहुत ध्यान से। चले, द की डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स एंड डीवीआर लाइज इन वोटिंग पावर एंड समटाइम्स डिविडेंड आल्सो। अब ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ओनरशिप इन दी कंपनी, शेयर होल्डर हैव इक्वल वोटिंग राइट, टिपिकली एक शेयर पे एक वोट मिलता है। रिसीव डिविडेंड, आपको डिविडेंड लेने का हक तो है बट कंपलसरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। एग्जाम्पल, इफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्ड 10,000 ऑर्डिनरी शेयर, तो उसको 10,000 वोट इन दी कंपनी डिसीजन मिल सकते हैं। डीवीआर की बात करें, दीज शेयर्स हैव ईदर लो और हायर वोटिंग राइट कंपेयर्ड टू द, सीधी बात है इक्विटी शेयर से अलग वोटिंग राइट रहेगा, कंपनी डिसाइड करता है, लॉ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट वो 74 वाली कंडीशन छोड़ के। कंपनी यूजुअली इशू लो वोटिंग डीवीआर शेयर्स विद हायर डिविडेंड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर हु प्रेफर रिटर्न ओवर कंट्रोल।
अरे भाई कल के दिन मुझे रिलायंस कंपनी पे कंट्रोल जमाना है क्या? कंट्रोल के लिए तो मुझे मिलियन बिलियंस ऑफ पैसा चाहिए पड़ेगा। तब मुकेश अंबानी को बोल पाएंगे जाओ बेटा चाय लेकर आओ, ओनर आए हैं। तो लॉ ने बोला यार आपको क्या चाहिए? डिविडेंड। तो यहाँ पर हम डीवीआर में क्या करते हैं? वोटिंग राइट कम देते हैं आपको, डिविडेंड ज्यादा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर ने इश्यू करा था डीवीआर विद ओनली 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। जो नॉर्मल वालों को मिलता वो इनको मिलता, मतलब यहाँ पर एक वोट पे आपको एक डीवीआर शेयर पर आपको, मतलब ऐसा बोलें तो कि भाई आपके पास अगर 10 डीवीआर वाले शेयर्स हैं तो आपको एक वोट मिलेगा, बट आपको 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड कंपेयर टू द ऑर्डिनरी शेयर्स। तो मेन है डिविडेंड को अट्रैक्ट करना। चल अब एग्जाम में कभी डिफरेंस बिटवीन आ गया तो हम डिफरेंस बिटवीन लिख पाए आपके पास। अच्छा एक चीज याद रखना, डिफरेंस बिटवीन आता है तो कृपया करके अगर आपको परफेक्टली याद है, 5 मार्क्स में आया है, 5 से 6 पॉइंट लगभग आपको याद है, तो उसको आपको इसी टेबल फॉर्मेट में लिखना है, बच्चों वाले स्टाइल में जैसे हम पहले लिखा करते थे। ये हो गया हमारे बेसिस, ये हो गया हमारा इक्विटी और ये हो गया हमारा डीवीआर। ये बेसिस लिखना जरूरी है। पहला वोटिंग राइट, 1 शेयर को 1 वोट मिलता, यहाँ पर लिमिटेड और नो वोटिंग राइट। एग्जाम्पल टाटा मोटर्स डीवीआर में 1/10 ऑफ द इक्विटी शेयर्स का मिलता। डिविडेंड, स्टैंडर्ड डिविडेंड पे आउट स्टैंडर्ड ही मिलता है बट यूजुअली हायर मिलता है एज कंपेयर टू दिस। पर्पस यूज्ड फॉर रेजिंग कैपिटल एंड गिविंग कंट्रोल। हेल्ड, यहाँ पर हम क्यों करते हैं ये वाला कि भाई प्रमोटर्स का कंट्रोल बना रहे। यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम कैपिटल रेज करते हैं। ऑब्वियसली कैपिटल रेज करोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग कम होगी, राइट? बट यहाँ पर क्या है आपका? प्रमोटर रिटेन कंट्रोल व्हेन रेजिंग फंड्स। प्राइस इन मार्केट जनरली हायर रहता है। और अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी चेक करोगे टाटा मोटर्स का नॉर्मल इक्विटी का प्राइस, टाटा मोटर्स का डीवीआर का प्राइस, तो जनरली ये डिस्काउंट पे ही मतलब कम पे अवेलेबल होता है नॉर्मल इक्विटी शेयर से। लिक्विडिटी, हाईली लिक्विड, लेस लिक्विड देन इक्विटी शेयर्स। कौन बाय करता है? इन्वेस्टर वांटिंग ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, वो बाय करेगा। और यहाँ पर कौन बाय करेगा? जिसको हायर रिटर्न चाहिए और कंट्रोल लेस चाहिए, वो यहाँ पर बाय करता है, राइट? तो ये है एग्जाम्पल, ये है आपका डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5, 5th पॉइंट और 6th पॉइंट। ये आपको डिफरेंस बिटवीन सब इक्विटी में और डीवीआर में एग्जाम में आ जाए तो आप बिंदास लिख पाए वहां पर, ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। चलें तो अब हमारा डीवीआर के बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा यार प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात तो सेक्शन नंबर 55 है कंपनीज एक्ट का, जो डील करता है किससे? प्रेफरेंस शेयर्स से। चलो तो भाई प्रेफरेंस शेयर्स एक तरीके के शेयर्स हैं और ये वाले पर्टिकुलर शेयर्स को अपर हैंड मिलता है विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड के मामले में, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के केस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी। पहले इनको पेमेंट होगा, डिविडेंड बांटना है, पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, अगर बच गया तो फिर इक्विटी वालों को मिलने वाला है। कल के दिन मेरी कंपनी का हो गया वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप में कैपिटल रिपेमेंट स्टार्ट होगा, तो पहले वो प्रेफरेंस वालों को होगा, बच गया पैसा तो इक्विटी वालों को मिलेगा। कुल मिलाकर दो चीजों में इनको प्रेफरेंस मिलता है, प्राथमिकता मिलती है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सब प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो भी होगा कैपिटल रिपेमेंट वगैरह, ये सब कुछ आपको इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने के पहले होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, इनको लिमिटेड वोटिंग राइट मिलता है। क्या मिलता है इनको? लिमिटेड वोटिंग राइट। जैसे कि यहाँ लिखा है, अगर हम ये लिमिटेड वोटिंग राइट को स्ट्रेच करें तो हम याद करेंगे कौन सा वाला सेक्शन यार? विद रिस्पेक्ट टू दिस लिमिटेड वोटिंग राइट हमारे पास कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 47 है और 47 चार ऐसे केसेस बताता है जिस केस में इनको वोटिंग राइट मिलता है। फर्स्ट केस, पहला केस क्या है यार? मैटर्स डायरेक्टली
affecting their rights? फर्स्ट मैटर मतलब अगर कोई ऐसा मुद्दा कंपनी में चल रहा है जो डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स को अफेक्ट करता है। सिर्फ एग्जांपल मेरी कंपनी बोल रही है कि भाई अभी पहले हम आपको रेट ऑफ डिविडेंड दिया करते थे 8.5% फिक्स वाला, अब हम देंगे 8%, 8% तो 0.5 से कम हो रहा है। ऐसे मैटर पे इनको वोट डालने का अधिकार है। या मेरी कंपनी ने पास कर दिया रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप। भाई मेरी कंपनी बंद हो रही है तो लॉ ने बोला इन पे फर्क पड़ेगा यार। कैसा क्या होगा, वो फर्क पड़ने वाला है। या मेरी कंपनी ने रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए बात कर ली है। बराबर है, ये पॉइंट है। या फिर मेरी कंपनी ने लगातार 2 ईयर या मोर से प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं दिया, तो लॉ ने बोला इसके बाद कोई भी रिजोल्यूशन आता है तो आपको एवरी रिजोल्यूशन पर वोट डालने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर ये 4 तरह के मुद्दे हैं जिस केस में प्रेफरेंस वालों को लिमिटेड वोटिंग राइट मिलता है। राइट, चल। तो प्रेफरेंस शेयर्स टिपिकली कैरी लिमिटेड वोटिंग राइट्स कंपेयर टू द इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर जनरली आपको वोटिंग राइट ये हो गया, 2 केस ये हो गए हमारे। कंट्रोल ओवर द कंपनी ड्यू टू द लिमिटेड वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव लेस कंट्रोल ओवर द कंपनी डिसीजन। हाउएवर इफ द डिविडेंड अगर आपने नहीं दिया तो भाई आपको हर एक मुद्दे पर वोट डालने का अधिकार रहता है। ये हमने बात कर ली है यहाँ पर। अब थोड़ी सी अलग बात, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें साहब, ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। बचपन से मतलब क्लास 11वीं से 11 से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि एक होता है यार क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव, एक होता कन्वर्टेबल, एक होता नॉन कन्वर्टेबल। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। कुल मिला के 4 तरीके के कैटेगराइज इनटू 8 टाइप्स ऑफ, ये होते हैं हमारे कैटेगरीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्या क्या होता है, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन क्या है, तो हमने क्या करा सब आपके ये डिफरेंस बिटवीन क्रिएट कर दिए हैं ये चारों टॉपिक पर। ये है आपका फर्स्ट वाला, ये है आपका सेकंड वाला, दिस इज योर थर्ड टॉपिक एंड दिस इज योर फोर्थ टॉपिक। ये है पूरा का पूरा डिफरेंस बिटवीन का। चल सबसे पहले बात करें सब क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। तो भाई क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिफर मेनली इन हाउ दे हैंडल अनपेड डिविडेंड, यही लॉजिक है। डिस्टिंक्शन देखें यार, पहले ये देख ले कंटेंट। इफ द कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी निश्चित ईयर में आपने डिविडेंड नहीं दिया, क्यों, प्रॉफिट ही नहीं है, कहां से देंगे। तो लॉ ने बोला चिंता मत करो यार, अनपेड डिविडेंड आपका इकट्ठा होते जाता है, हम बुक्स में लिखते जाते हैं कि मिस्टर ए को इतना डिविडेंड देना है, इतने बी को इतना देना है, मस्ट बी पेड इन फ्यूचर ईयर बिफोर एनी डिविडेंड इज गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर। से फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने 2022-2023 में डिविडेंड हम प्रेफरेंस वालों को नहीं दे पाए, बट हमने 2024 में सब प्रॉफिट कमाया अच्छा खासा। तो लॉ ने बोला बॉस पहले इनका 2022-23 वाला जो डिविडेंड है, पहले वो डिविडेंड पे करो 2024 में इक्विटी वालों को देने के पहले, पहले इनका पुराना हिसाब किताब पूरा क्लियर करो। आगे नॉन क्यूमुलेटिव, अगर मेरी कंपनी ने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल इशू करे हैं तो क्या होगा कंसेप्ट, इफ द कंपनी डज नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड इन एनी ईयर, अगर मेरी कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है किसी भी साल में, शेयर होल्डर लूज देयर राइट टू क्लेम डिविडेंड इन द फ्यूचर। अब इसका मतलब ये है सब 2023 में नहीं दिया तो क्या 2024 में आप वो रिकवर कर सकते हो। तो लॉ ने बोला भैया नहीं, क्यों, क्योंकि आप हो कौन से वाले, lose their right to claim in the future. The dividend is not carry forward. Example, if a company does not buy, 22 में नहीं दिया तो भैया 23 में और उसके बाद वाले साल में आप क्लेम नहीं कर सकते। चलिए डिफरेंस देख लें फटाफट। पहली बात तो एग्जाम में आ जाए तो क्या होता है मीनिंग वो लिख कर आ जाओ, एक पॉइंट वो बढ़ जाएगा आपका, राइट। और फिर ये 3 पॉइंट अलग से हैं। अनपेड डिविडेंड ट्रीटमेंट एक्यूमुलेट्स करते हैं और पे करते हैं बाद में जब होता है पैसा,
लैप्स हो जाता है अगर उस पर्टिकुलर निश्चित ईयर में नहीं दिया तो। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हायर है यहाँ पर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्योंकि आपको अनपेड डिविडेंड रिकवरेबल होता है, यहाँ पर लोअर है, यहाँ भूल जाओ कुछ नहीं मिलेगा। कंपनीज इन कॉमन विद इरेगुलर अर्निंग बट कमिटमेंट पे आउट, आपकी इरेगुलर अर्निंग है, मतलब कभी ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट, कभी कम आ रहा है प्रॉफिट, ऐसी कंपनी की बात है ये। विद स्टेबल अर्निंग कॉन्फिडेंट इन रेगुलर पे आउट, इसलिए वो क्या इशू करती हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। चल, तो ये तो हुआ भाई क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का जिक्र। सेकंड आता है यार कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। The key difference between convertible and non-convertible preference share lies in whether they can convert। अच्छा, convert भविष्य में कायम में होगा कंपलसरी, इक्विटी में ऐसा तो है नहीं भाई, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर में कन्वर्ट हो गया या प्रेफरेंस शेयर और किसी सिक्योरिटी बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ना। जब भी कन्वर्ट हो गए, आज कन्वर्ट हो, आज से 5 साल बाद कन्वर्ट हो, कंपलसरी कन्वर्ट कायम हो गया इक्विटी पोर्शन में। आगे, the convertible preference shares, those preference shares can be converted into equity shares after a specified period। और ये स्पेसिफाइड पीरियड आपको मेंशन रहेगा कब, जिस टाइम पर ये इशू किए गए हैं। सब 2020 में इशू करे गए हैं, 5 साल के लिए 2025 में, तो यही बता देंगे वो कि भाई ये कितने में कन्वर्ट होगा। तो 2020 में भी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, इशू वाले डॉक्यूमेंट में, कि आपको एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के बदले में इक्विटी कितने मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल, कंपनी ने इशू करा 100 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अलाउ कन्वर्जन इनटू, सब 100 को हम 50 इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे 5 साल बाद, मतलब जो भी कन्वर्जन रेशियो होगा वो आपका होगा, बट ये मेंशन कब होगा साहब, डे 1 पे होगा। आगे, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, these preference shares cannot be converted into equity shares। Investor receive fixed dividend and upon maturity may get their principal amount back। Example, a company issue 1000 non-convertible preference share with a fixed 8% dividend per year और मैच्योरिटी कितनी होगी इसकी, 10 साल की। यहाँ पर कन्वर्ट पोर्शन नहीं होता। कन्वर्जन, कैन वी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, ये कन्वर्ट नहीं होते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट और ये हो गया फोर्थ पॉइंट। रिस्क एंड रिटर्न, हायर रिस्क है बट पोटेंशियल फॉर इक्विटी गेन भी तो है। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, आपको लगातार वही परसेंटेज मिलता जाएगा। सुटेबिलिटी, इन्वेस्टर लुकिंग फॉर फ्यूचर इक्विटी एप्रिसिएशन, इसलिए वो यहाँ पर आता है। इन्वेस्टर सीकिंग फिक्स्ड इनकम, तो वो यहाँ पर आता है, बराबर है। डिविडेंड पोस्ट कन्वर्जन, पोस्ट कन्वर्जन की बात करें, स्टॉप रिसीविंग फिक्स डिविडेंड आफ्टर कन्वर्जन, राइट, क्या आपको मिलेगा, क्या आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है यार कि अगर कल के दिन कन्वर्ट हो गया तो भाई आपको क्या मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉप रिसीविंग फिक्स डिविडेंड आफ्टर कन्वर्जन, इनको मिलता रहेगा क्योंकि कन्वर्जन होने नहीं, रिडम्पशन तक मिलता रहेगा। आगे, ये हो गया आपका कन्वर्टेबल और नॉट कन्वर्टेबल की बात। तो दो तरीके डिफरेंस बिटवीन हमने ये देख लिया। आगे थर्ड क्या है यार, पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता। द की डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस लाइज इन द राइट टू गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट बियॉन्ड द फिक्स डिविडेंड। आपको क्या चाहिए यार, एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए आपको, बराबर है। चल, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इनको क्या मिलता है, शेयर होल्डर गेट अ फिक्स डिविडेंड, आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, सरप्लस अगर कुछ बचा है, किसको देने के बाद, इक्विटी वालों को देने के बाद, मतलब पहले प्रेफरेंस वालों को बांट दिया, इक्विटी वालों को जो देना है वो बांट दिया, अब वो बच गया, जो पैसा बच गया दैट इज कॉल्ड सरप्लस। लॉजिकल देखें, अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो वो पूरा का पूरा इक्विटी वालों को दे दिया जाता है, बट अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो वो सरप्लस है, सरप्लस में इनको भी मिलेगा।
इन केस ऑफ कंपनी लिक्विडेशन दे मे ऑल्सो गेट अ शेयर इन द सरप्लस एसेट्स में भी मिलता है इनको। एग्जाम्पल, कंपनी ने 10 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करा। आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड रिमेनिंग सरप्लस इज शेयर्ड विद द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 10 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करा। किस तरीके से पेमेंट होगा? 2 लाख दे दिया आपने प्रेफरेंस शेयर वालों को, 5 लाख दे दिया आपने इक्विटी वालों को, 2 और 5 अभी 7, अभी कितना बचा? 3 लाख। तो लॉजिकल है ये 3 लाख रुपए आपको इन दोनों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपको दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पूरा का पूरा प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा। ये 3 लाख रुपए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू देयर परसेंटेज। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, shareholder only get a fixed dividend and no extra share in profits। आपको प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। इन केस ऑफ लिक्विडेशन इनको सिर्फ वही मिलेगा जो इनकी कैपिटल थी। एग्जाम्पल, इफ द कंपनी मेक एक्सेस प्रॉफिट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर डू नॉट गेट एनीथिंग। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आ जाए, आपको डिफरेंस बिटवीन बताए हैं, तो कृपया करके ये इस तरीके से लिखें। याद रखना डिफरेंस बिटवीन हमको प्रॉपरली ऑन द बेसिस के बेस पर और ये लाइन खींच के प्रॉपरली लिखना है, मार्क्स बहुत परफेक्ट मिलते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर यस मिलता है आफ्टर इक्विटी होल्डर गेट देयर शेयर। यहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि फिक्स डिविडेंड वाला सिस्टम है। लिक्विडेशन बेनिफिट मे रिसीव अ शेयर इन द सरप्लस एसेट्स ओनली रिसीव कैपिटल रीपेमेंट। रिस्क एंड रिटर्न हाई पोटेंशियल रिटर्न और फिक्स्ड एंड स्टेबल रिटर्न। इन्वेस्टर प्रेफरेंस दोज सीकिंग एक्स्ट्रा रिटर्न्स, दोज प्रेफरिंग गारंटीड रिटर्न्स। तो यहाँ ये चीज मिलने वाली है। राइट, ये हुए आपके पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का तरीका। और इसमें लास्ट जो इनके पास कैटेगरी है या काइंड्स ऑफ शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में लास्ट कैटेगरी है वो कौन से हैं? रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब जो एक निश्चित समय सीमा के लिए इश्यू करेगा, उसके बाद कंपलसरी वो क्या हो जाएंगे? रीपेमेंट, रिडीमेबल हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। These shares must be repaid by the company after a specified period। जो भी आपका स्पेसिफाइड पीरियड है, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू लिखा हुआ था, तो उस टाइप से ये क्या हो जाएंगे? रिडीम हो जाएंगे। रिडम्पशन इज यूजुअली डन आउट ऑफ द प्रॉफिट बाय इशूइंग फ्रेश शेयर्स। जनरली 5 साल के लिए इशू करें तो 5 साल बाद आपका पैसा वापस। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो भारत में अलाउड ही नहीं है। सेक्शन 55 भी बोलता है कि भाई आपको अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, राइट, तो एक निश्चित समय सीमा के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, इससे ज्यादा के लिए इशू नहीं अलाउड है। राइट, ये चीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये तो भूल जाए कि यार यहाँ पर आपको ये रिडीम इरिडीमेबल वाले इशू करना है, सब 20 साल के लिए नॉर्मल टाइम है। और अगर इंफ्रा वाली कंपनी है तो यहाँ 30 साल का वक्त है। इरिडीमेबल वाला कंसेप्ट नहीं चलता भारत में। तो वैसे तो डिफरेंस बिटवीन नहीं आए, अगर आ जाए तो आप इस तरीके से उसको मेंशन कर सकते हैं। क्या क्या है भाई डिफरेंस बिटवीन? पहला, रीपेमेंट यस आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड रीपेमेंट होता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कोई भी फिक्स डेट नहीं होती। टेन्योर लिमिटेड है, परपेचुअल है अंटिल लिक्विडेशन। लॉजिकल ऐसा प्रोहिबिटेड है इंडिया के लॉ में, ऐसा नहीं होता है। दिस लुकिंग फॉर कैपिटल रिटर्न, इनको चाहिए लॉन्ग टर्म डिविडेंड वाला सिस्टम। तो कुल मिलाकर यार ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। 4 तरह की कैटेगरीज हमने बांट दी और इसमें डिफरेंस बिटवीन भी हमने बात कर ली है कि भाई क्या क्या आपके पास कंसेप्ट बनता है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये वाले। राइट, तो हमने क्या बात करी साहब? एक तो डीवीआर की कैलकुलेशन की बात करी है कि भाई डीवीआर क्या होता है, और एक प्रेफरेंस शेयर्स में जमाने भर में हमने डिफरेंस बिटवीन, कभी 2 नंबर में आ जाए एग्जाम में तो आपके पास 4 पॉइंट है, बिंदास लिख कर आए, 2 नंबर पूरे के पूरे पाए। राइट, तो यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। थैंक यू।